नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके शॉर्ट टेबल में एक बार पुनः स्वागत है। हम राजस्थान के भूगोल के अंदर पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। इससे पहले हमने बात की थी राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके किनारे पर स्थित प्रमुख दुर्ग और उनके किनारे पर जो सभ्यता स्थल हैं उनके बारे में। और इसके अलावा हमने पिछली वाली वीडियो में बात की थी कौन सा जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है और किस जिले में है, और त्रिवेणी संगम की भी हमने पिछले वाली वीडियो में बात कर ली थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख नदियां उनके उद्गम स्थल। उसके बाद में राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी हैं कि एक नाम से दो दो नदियां हैं, और इसके अलावा कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके नाम मिलते जुलते हैं, जिनसे लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। जैसे ये सागी और साबी, मोरेन, मोरेल, रूपारेल, रूपनगढ़, बनास, पश्चिम बनास, काली सिंध, काली सील। इस प्रकार से ये मिलती जुलती नामों से नदियां हैं जिनसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा। और बाद में हम बात करेंगे कि राजस्थान की जो चंबल नदी है सबसे लंबी, उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ आकर मिलती है। लास्ट में वीडियो के बात करेंगे हम राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं कि नदी की लंबाई कितनी है और राजस्थान के अंदर उस नदी की लंबाई कितनी है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियों के उद्गम स्थल। तो सबसे पहला है बनास नदी। ज्यादातर जो नदियों का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो राजस्थान की उद्गम नदियों के उद्गम स्थल, उनके उपनाम, इनसे ज्यादा और कौन सी नदी कहाँ आकर मिलती है। तो सबसे पहला आता है बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियाँ। और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और यहाँ पर एक स्थान पड़ता है बेरों का मठ। खमनोर की पहाड़ियाँ, यहाँ से इस बनास नदी का उद्गम स्थल है। और आपको बनास नदी की सबसे इंपॉर्टेंट और तथ्य याद रखना है, तो वो है बनास नदी पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब हमारी होगी चंबल। यदि पूछा जाए पूर्ण बहाव यानी राजस्थान के अंदर ही उसका उद्गम स्थल और राजस्थान के अंदर ही उसका समापन यानी अंतिम बिंदु, तो वो नदी है बनास। सेकंड नदी आती है हमारी लूनी। इसका जो उद्गम स्थल है वो नाग पहाड़, आना सागर झील, जो कि कहाँ पर पड़ते हैं? अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ते हैं, इनका उद्गम स्थल है। अगली जो हमारी नदी आती है वो है चंबल नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो जनापाव की पहाड़ियाँ, जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। और यहाँ पर एक जिला पड़ता है महू, जो कि एमपी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है दोस्तों। अब आपको एक मैप में ले चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको ये स्थिति क्लियर हो जाए। ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, और एक हमारी ये पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो राजस्थान की जो ज्यादातर नदियां उनका उद्गम स्थल आपको मिलेगा तो वो अरावली की पहाड़ियां या फिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर से ही इनका उद्गम स्थल मिलेगा। केवल एक नदी है घग्गर नदी, जिसका उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो हम आगे देखेंगे। तो ये जो चंबल नदी है ये जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, महू जिले के अंदर। और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। तो यहाँ से इस चंबल नदी का उद्गम स्थल है, और ये फिर राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। वो करती है ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ये प्रवेश करती है। दोस्तों इसके लिए हम अगली वीडियो में बातें करेंगे कि राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं वो कहाँ से कौन सी नदी प्रवेश करती है, वो स्थान कौन सा है। और इसके अलावा राजस्थान की नदियां राजस्थान से बाहर जाती है तो वो कौन सा स्थान है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर अगली नदी आती है हमारी माही नदी। इसका जो उद्गम स्थल है मेहंद झील, ये धार जिला एमपी के अंदर है। और मेहंद झील है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। यहाँ से इस माही नदी का उद्गम स्थल है, और ये कहाँ पर पड़ता है? धार जिले के अंदर, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। फिर अगली नदी आती है हमारी पश्चिमी बनास। तो एक हमने पढ़ा था बनास, ये तो है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद, और ये है पश्चिमी बनास। ये नदियों का उद्गम स्थल है सनवारा की पहाड़ियाँ, जो कि सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला की ही पहाड़ियाँ हैं। फिर अगली नदी आती है हमारी कांतली, जो कि खंडेला की पहाड़ियाँ, सीकर से इसका उद्गम स्थल है। फिर हमारी अगली नदी आती है काकनी नदी या काकनी नदी, जो कि कोठारी गांव की पहाड़ियों से ये निकलती है। और ये नदी है, ये कहाँ की नदी है? जैसलमेर जिले की नदी है, प्रमुख नदी है जैसलमेर की। तो इसका नाम याद रखेंगे, कांतली अलग है और काकनी अलग है। फिर अगली नदी आती है हमारी रूपारेल। इसका उद्गम स्थल है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी,
अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इन नदियों का उद्गम स्थल है, रूपारेल का। फिर एक आती है रूपनगढ़। तो इन दोनों नदियों को लेकर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब दोस्तों आप इनको याद कैसे रखेंगे, एक आती है रूपनगढ़, इसका जो उद्गम स्थल है वो किशनगढ़ है, अजमेर जिले के अंदर है। तो ये नदियां थी जिनमें अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। फिर अगली नदी आती है हमारी बाणगंगा। इसका जो उद्गम स्थल है वो बेराट की पहाड़ियां हैं, जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर आती है। दोस्तों ये जो बैराट की पहाड़ियां हैं, आपको पता है बैराट को अब कोटपुतली बहरोड में शामिल कर दिया गया है। फिर अगला आता है घग्गर नदी। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक पर्वत या शिवालिक की पहाड़ियां, यहाँ पर एक मंदिर है कालका माता का मंदिर, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो स्थान पड़ता है दोस्तों, ये शिमला, हिमाचल प्रदेश का शिमला नामक स्थान से ये घग्गर नदी का उद्गम स्थल है, और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये प्रवेश करती है। फिर अगली नदी आती है हमारी बेडच नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो गोगुंदा की पहाड़ियाँ, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है गोगुंदा की पहाड़ियाँ। तो आपको पहाड़ियाँ भी याद हो जाएगी कि कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है। अगली नदी है हमारी कोठारी नदी। इस नदी का उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियाँ, और इसका जो जिला है वो कौन सा है, राजसमंद। ये दिवेर की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, राजसमंद के अंदर। अब दोस्तों आपको एक इस कोठारी नदी से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, जब हम बांध पढ़ेंगे तब आपको वो अलग से बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दें, एक बांध आता है मेजा बांध। सबसे ज्यादा इस कोठारी नदी से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना है तो यही बना है कि मेजा बांध है वो किस नदी के ऊपर स्थित है। तो ये दोस्तों कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। अब ये क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि एक नदी है मेजा नदी। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मेजा नदी के ऊपर मेजा बांध है तो इसको कर देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला आता है हमारा सोम नदी। इस नदी का उद्गम स्थल है बिछामेड़ा की पहाड़ियां, जो कि ऋषभदेव उदयपुर के अंदर स्थित है। तो आपको याद हो जाएगा ऋषभदेव का मंदिर भी कहाँ है, उदयपुर जिले के अंदर है। बिछामेड़ा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। फिर अगली नदी आती है जाखम नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो भंवर माता की पहाड़ियां, और ये पड़ता है हमारा छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ जिले के अंदर पड़ता है। आपको पता है सोम, जाखम और माही नदी का त्रिवेणी संगम हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, भंवर माता की पहाड़ियां। अगली हमारी नदी है मोरेल नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो है चैनपुरा की पहाड़ियां, जो कि बस्सी, यहाँ पर कर लेना जयपुर ग्रामीण। ये जो अब बस्सी है ये जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप ये जिला कर लेना जयपुर ग्रामीण में आती है मोरेल नदी। और एक आता है मोरेन नदी। एक कौन सी आती है, मोरेन नदी का उद्गम स्थल है वो डूंगरपुर जिला है। तो अब इन दोनों को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको याद कैसे रखना है, देखो इसमें मोरेल के अंदर क्या है, रेल, और रेल है वो एक यातायात साधन है, और यहाँ बस्सी से क्या हो जाएगा, बस। तो बस भी क्या है, एक यातायात साधन है, यानी रेल और बस। रेल से हो जाएगा मोरेल नदी और बस से हो जाएगा बस्सी जयपुर। अब मोरेन को याद कैसे रखेंगे, तो मोरेन के अंदर क्या है, रेन, यानी यहाँ पर रेल है, यहाँ पर रेन है। और रेन अंग्रेजी में इसका हिंदी अर्थ होता है बरसात, और वर्षा होती है वो पहाड़ों से टकराकर या डूंगर से टकराकर होती है। तो इसको क्या रहेगा, डूंगरपुर हो जाएगा हमारा। फिर अगली नदी आती है हमारी चंद्रभागा। अब राजस्थान के अंदर चंद्रभागा नाम की भी दो नदियां हैं, जो हम अलग से बाद में बात करेंगे। इसका उद्गम स्थल है वो सोमेल है, झालावाड़ के अंदर। फिर अगली नदी आती है हमारी काली सिंध नदी। इसका जो उद्गम स्थल है बागली गांव की पहाड़ियां, जो कि देवास एमपी के अंदर स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है काली सिंध नदी, क्योंकि ये चंबल नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। फिर अगली आती है हमारी काली सिल नदी। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो केला देवी की पहाड़ियां, जो कि आपको पता है केला देवी का मंदिर स्थित है, और करौली जिले के अंदर ये पहाड़ियां पड़ती हैं। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा जोजड़ी नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो पोंदलू गांव, नागौर जिला पड़ता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान के अंदर, जो लूनी नदी के दाईं ओर से आकर मिलती है। ये लूनी नदी है, और यहाँ नागौर से इस नदी का उद्गम स्थल है, और ये राजस्थान में लूनी नदी में आकर मिलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है जोजड़ी, और एकमात्र नदी है जो कहाँ से आती है, दाईं तरफ से आती है। और बाकी की ये लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, ये जो नदियां हैं ये बाईं तरफ से आकर मिलती है। तो ये एकमात्र नदी है, तो ये इंपॉर्टेंट बनती है जोजड़ी। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि लूनी नदी के अंदर
मिलने वाली सहायक नदी जो बाईं ओर से मिलती है वो कौन सी है, तो वो जोजड़ी है और इसका उद्गम स्थल है पोंदलू गांव, नागौर। फिर अगली नदी आती है हमारी लीलड़ी, जिसका उद्गम स्थल है जवाजा गांव, ब्यावर। ये पहले अजमेर के अंदर आया करता था लीलड़ी नदी का उद्गम स्थल, लेकिन अब नए जिला के अंदर आती है ये ब्यावर के अंदर। फिर अगली नदी आती है बांडी। अब बांडी नाम की भी दो नदियां हैं, एक तो जयपुर के अंदर है, एक ये। इसका जो उद्गम स्थल है वो है फुलाद गांव, पाली के अंदर इसका उद्गम स्थल है। फिर अगली नदी आती है हमारी सूकड़ी, जिसका उद्गम स्थल है देसूरी, पाली के अंदर इसका उद्गम स्थल है। फिर आती है मुनीठड़ी, इसका उद्गम स्थल भी पाली है। अब ये सभी नदियां क्या है, लूनी नदी की क्या है, सहायक नदियां। फिर आता है जवाई नदी, जो कि गोरिया गांव, पाली के अंदर स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और आपको पता है सुमेरपुर के अंदर यहाँ जवाई बांध भी बना हुआ है, तो जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। जब हम बांध पढ़ेंगे तब उसके बारे में इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे। अगली नदी आती है हमारी सागी, इसका जो उद्गम स्थल है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालोर के अंदर स्थित है। तो आपको ये पहाड़ी भी याद रखना है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो जालोर जिले के अंदर है। और एक नदी आती है साबी, तो ये ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं साबी और सागी को लेकर, तो साबी है वो आगे हम देखेंगे। फिर अगली नदी आती है साबरमती, इसका उद्गम स्थल है पदराला गांव या पदराला पहाड़ी, जो कि झाड़ोल उदयपुर के अंदर स्थित है। फिर अगली नदी आती है हमारी मानसी, जिसका उद्गम स्थल है करणगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। फिर अगली नदी आती है हमारी खारी नदी, जो कि बिजारल की पहाड़ियां राजसमंद के अंदर स्थित इसका उद्गम स्थल है। और एक खारी नदी और आती है जो सिरोही से उसका उद्गम स्थल है, तो इसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। अब बात करते हैं बांडी, ये दूसरी जो बांडी नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है वो आता है सामोद या अमलोद। सामोद अमलोद नामक स्थान है, जो कि अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है। और फिर अगली आती है डाई, इसका जो उद्गम स्थल है वो है किशनगढ़, अजमेर है। फिर आती है हमारी परवन नदी, इसका जो उद्गम स्थल है मालवा का पठार, एमपी के अंदर है। फिर आती है मेज नदी, जो कि बिजोलिया के अंदर इसका उद्गम स्थल है, भीलवाड़ा में पड़ता है ये। फिर आती है हमारी चाकन नदी, जिसका उद्गम स्थल है बूंदी, और ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है। फिर आती है बामनी या ब्राह्मणी, आपको कहीं कहीं नाम मिलेगा ब्राह्मणी। इसका जो उद्गम स्थल है वो हीरापुर पहाड़ी, बेगू चित्तौड़गढ़ से उसका उद्गम स्थल है। फिर ये लूनी नदी के अंदर, चंबल नदी के अंदर मिल जाती है, ये इधर से आकर बाईं तरफ से। फिर अगली नदी है हमारी कुराल नदी, जिसका उद्गम स्थल है ऊपरमाल का पठार, जो कि भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की जो एक नाम से मिलती जुलती हैं दो दो नदियां, उनकी बात करते हैं। तो एक खारी नदी है जिसका उद्गम स्थल राजसमंद से होता है, और ये आकर मिलती है बनास नदी के अंदर। और एक खारी नदी का उद्गम स्थल है वो सिरोही जिले के अंदर है, और ये नदी मिलती है लूनी नदी के अंदर। यानी सिरोही वाली जो खारी नदी है वो तो कहाँ पर जाकर मिलती है, लूनी नदी में। और जो राजसमंद वाली है वो मिलती है हमारी बनास नदी के अंदर। तो पार्वती नाम की भी दो नदियां हैं, एक तो है सीहोर एमपी से निकलती है और चंबल के अंदर मिलती है। और एक पार्वती नदी निकलती है वो करौली जिले से निकलती है, और ये भी चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। बांडी नाम की दो नदियां हैं, एक तो है बांडी, जिसका उद्गम स्थल पाली के अंदर है, और ये लूनी की सहायक नदी है। और एक बांडी नदी है, इसका उद्गम स्थल जयपुर ग्रामीण है, तो ये भी आप याद रखेंगे। फिर अगले आती है चंद्रभागा नाम की दो नदियां हैं, एक है झालावाड़ और एक चंद्रभागा है वो राजसमंद के अंदर स्थित है, जिसका उद्गम स्थल और ये बनास में मिलती है। और ये जो चंद्रभागा है ये झालावाड़ वाली, ये हमारी लूनी नदी के सॉरी चंबल नदी के अंदर मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सागी और साबी, इनसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो सागी नदी है इसका उद्गम स्थल जालोर है, और ये लूनी की प्रमुख सहायक नदी है। और साबी है ये लूनी की सहायक नदी नहीं है, ये कोटपुतली बहरोड से निकलती है। पहले ये जयपुर में आती थी, लेकिन अब कोटपुतली बहरोड में आती है। फिर अगली बात करते हैं मोरेन, जो कि डूंगरपुर जिले से निकलती है। रेन यानी बरसात होती है वो डूंगर से टकरा कर होती है। और मोरेल यानी रेल है वो बस्सी जयपुर ग्रामीण से इसका उद्गम स्थल है। फिर आता है रूपा रेल, रूपा रेल है वो अलवर जिले से निकलती है। और रूपनगढ़ है वो अजमेर जिले से निकलती है। और ये जो है ये हमारे सांबर झील की सहायक नदी है,
यानी ये सांबर झील के अंदर जाकर गिरती हैं। ये दोनों क्या है, अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। फिर आती है हमारी बनास, इसका उद्गम स्थल है राजसमंद, और पश्चिमी बनास का जो उद्गम स्थल है वो सिरोही जिला है। तो ये भी आप, फिर काली सिंध का है वो एमपी है, मध्य प्रदेश, और काली सील है उसका उद्गम स्थल है करौली जिला। गंभीर का है करौली, और गंभीरी का है रतलाम एमपी। तो गंभीरी है वो तो एमपी यानी मध्य प्रदेश से है, और गंभीर यानी गौतम गंभीर जो भारतीय क्रिकेटर हैं, तो गंभीर है वो भारतीय है, और वो क्या है, क्या करते हैं, करौली यानी रेल बनाते थे बैट्समैनों की। तो इस प्रकार से बॉलरों की रेल बनाते हैं कौन, गंभीर। और एक है गंभीरी, यानी रत्न आभूषण मिलते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति गंभीर हो जाता है। तो ये गंभीरी याद रखना है, रतलाम। और गंभीर है गौतम गंभीर, वो बॉलरों की क्या बनाता है, रेल, करौली। फिर आता है कांतली, ये सीकर है, और काकनी ये जैसलमेर है इसका उद्गम स्थल। अब बात करते हैं हम चंबल नदी की, जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ पर आकर मिलती है, इनसे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आता है काली सिंध नदी, ये चंबल के आकर मिलती है, नंदोरा गांव कोटा के अंदर आकर मिलती है। फिर तीन नदियां हैं, एक तो परवन, एक आहू, एक चंद्रभागा। ये तीनों नदियां हैं वो काली सिंध की सहायक नदियां हैं। परवन नदी है वो पलायत बारा के अंदर आकर मिलती है, काली सिंध के अंदर। आहू नदी है वो गागरोन झालावाड़ के अंदर आकर मिलती है, और चंद्रभागा नदी है वो खाड़िया गांव झालावाड़ के अंदर आकर काली सिंध नदी के अंदर मिलती हैं ये तीनों नदियां। इस प्रकार से ये तीनों नदियां भी क्या है, चंबल नदी की क्या है, सहायक नदियां हो गई। और वैसे ये तीनों नदियां किसकी हैं, काली सिंध की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं सीप नदी, तो ये है रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर के अंदर आकर मिलती है चंबल में। और एक है बनास, यानी बनास इधर से आती है, चंबल ये है, और सीप है ये यहाँ से छोटी सी नदी है ये, यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है सवाई माधोपुर में, जिसको रामेश्वर धाम कहा जाता है। हम मैप के अंदर भी देखेंगे। फिर अगली नदी आती है बामनी, ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर मिलती है, चंबल नदी के अंदर। फिर अगली नदी आती है पार्वती, जो कि पाली घाट सवाई माधोपुर में मिलती है। फिर अगली नदी आती है हमारी चाकण नदी, जो करमापुर सवाई माधोपुर जिले में आकर मिलती है। अगली नदी आती है हमारी मेज, जो कि सीनपुरा बूंदी के अंदर आकर मिलती है। फिर अगली नदी आती है हमारी कुराह नदी, जो कि जवाहर सागर बूंदी के अंदर आकर मिलती है। अब हम इसको मैप में देखते हैं। तो मैप के अंदर ये जो काली आपको दिख रही है, ये है चंबल नदी। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो आपको बताता हूँ। ये जो है काली सिंध है, ये एमपी से आती है, झालावाड़ में प्रवेश करती है, और फिर यहाँ आकर मिल जाती है चंबल नदी में। और ये जो नदी है आहू नदी है, ये यहाँ से एमपी से निकलती है, और झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। फिर एक नदी आती है हमारी परवन नदी, जो कि यहाँ एमपी से निकलती है, और ये आकर कोटा के अंदर क्या करती है, इस नदी के अंदर आकर मिल जाती है, किस नदी में, काली सिंध नदी के अंदर आकर मिल जाती है। फिर आती है हमारी ये पार्वती नदी, जो कि सवाई माधोपुर जिले में आकर मिल जाती है चंबल नदी में। और ये जो नदी है सीप नदी, यहाँ से निकलती है और यहाँ पर, और ये जो बनास नदी है वो इधर बाईं ओर से आकर मिलती है, और सीप है वो दाईं ओर से आकर मिलती है रामेश्वर धाम पर। फिर ये जो नदी आती है ये कुन्नू नदी एमपी से निकलती है, और यहाँ पर सवाई माधोपुर में आकर मिल जाती है। और एक नदी आती है हमारी जो बामनी, ये चित्तौड़गढ़ यहाँ से निकलती है, और भैंसरोडगढ़ के अंदर आकर मिल जाती है। तो ये थी हमारी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जो प्रमुख नदियाँ उनकी लंबाई पे। दोस्तों, नदियों की जो लंबाई है वो आपको अलग अलग गाइडों में अलग अलग मिलेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बरसात ज़्यादा होती है तो नदियाँ हैं, तो नदियों का जो आपको लंबाई का जो अलग अलग देखने को मिलेगा वो केवल आपको अंतः प्रवाह वाली जो नदियाँ हैं उनके अंदर देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि अंतः प्रवाह वाली नदियाँ यहाँ बहकर यहाँ लुप्त हो गई, अगर बरसात ज़्यादा हुई तो आगे हो गई, यदि और ज़्यादा हुई तो और आगे हो गई। तो इस प्रकार से इनकी लंबाइयों में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो नदियाँ दूसरे की सहायक नदी है तो उसकी लंबाई तो फिक्स होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसका उद्गम स्थल तो ये है, और यहाँ पर आकर दूसरी नदी में मिलती है तो इसका समापन भी निश्चित है। तो इनकी लंबाई क्या होती है? निश्चित रहती है, और उनसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा चंबल नदी।
अब चंबल नदी है वो आपको पता है जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। 1051 किलोमीटर है। क्यों है? क्योंकि ये नदी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और यमुना नदी में आकर मिल जाती है। तो इसकी दूरी क्या हो गई? निश्चित हो गई। तो ये आपको याद रखना है। और इसकी राजस्थान के अंदर जो लंबाई है तो ये भी निश्चित है कि राजस्थान के अंदर यहाँ प्रवेश करती और यहाँ से निकलती है। तो ये दूरी भी निश्चित है। तो राजस्थान के अंदर इसका जो बहाव क्षेत्र है वो 322 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखेंगे और एग्जाम में बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कौन सी नदी की लंबाई कुल कितनी है और राजस्थान के अंदर कितनी है। फिर आती है माही नदी। तो इसकी 576 किलोमीटर कुल लंबाई है और राजस्थान के अंदर इसकी 171 किलोमीटर लंबाई है। तो आपको ये याद रखनी है इन दोनों की राजस्थान के अंदर लंबाई कितनी है। बनास नदी है, इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है और ये क्या है? चंबल की सहायक नदी है। तो ये इसका जो बहाव क्षेत्र है वो राजस्थान के अंदर ही है, यानी ये पूरा का पूरा 500 किलोमीटर लंबाई है इसकी। फिर अगली आती है लूनी नदी, जिसकी कुल लंबाई तो 495 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के अंदर केवल इसका 330 किलोमीटर ही बहाव क्षेत्र है। यानी लूना नदी है वो नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है और राजस्थान के सांचौर जिले से गुजरात के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये जो नदी है इसकी लंबाई राजस्थान के अंदर फिक्स है 330 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। फिर अगली नदी आती है घग्गर नदी। इसकी कुल लंबाई 465 है और राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। तो इस नदी की जो लंबाई है इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्या है? अंतः प्रवाह वाली नदी है। तो अगर बरसात ज़्यादा होती है तो इसकी लंबाई कई बार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आप ये इसका एग्जाम में पूछने का बहुत कम चांसेस है। यानी इसका है, इसका है और ये, इसके अलावा आप इनकी ये लंबाई भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये तीनों आपको याद रखनी ही रखनी है। और घग्गर नदी की आपको 100 किलोमीटर याद रखनी है। फिर आती है साबरमती नदी। इसकी कुल लंबाई 416 किलोमीटर है और राजस्थान के अंदर मात्र 45 किलोमीटर है। फिर आती है काली सिंध नदी। इसकी कुल लंबाई 278 है और राजस्थान के अंदर इसकी 145 किलोमीटर है। फिर आती है पश्चिमी बनास, जिसकी कुल लंबाई है 260 किलोमीटर। और फिर आती है बाणगंगा, इसकी कुल लंबाई है 240 किलोमीटर। तो ये थी राजस्थान की जो प्रमुख नदियां जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है लंबाई से। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों के जो उपनाम है। आज की इस वीडियो में शामिल नहीं किया, यदि करते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि राजस्थान के जो बाहर से नदियां राजस्थान के अंदर प्रवेश कहाँ से करती है, उस स्थान का नाम। और उसके बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की जो नदियां हैं उनके उपनाम। और एक स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की जो लूनी, बनास और एक माही नदी जो बच गई, उनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं कि कौन सी सहायक नदी किस स्थान पर आकर मिलती है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।